हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संदेश श्रीवास्तव। आज के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में। किसमें चालू करने जा रहे हैं? ज्योग्राफी में। और बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आज आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? तो देखिए ब्लैक बोर्ड में क्या होता है। चैप्टर का नेम है, क्या नेम है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है? ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। देखिए, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए मिनरल्स होते क्या है। चैप्टर में जाने से पहले हमें ये मालूम हो मिनरल्स किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिखा है व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स आर होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग substances normally found in solid, liquid and gaseous form। मिनरल्स जो होते हैं बेटा, वो जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस जानते हैं आप लोग? जैसे आपने दूध में पानी को मिला दिया तो पानी दिखता है? नहीं दिखता है ना, तो वो होमोजीनियस हो गया। जो यूनिफॉर्मली मिल जाता है, जो पूरा का पूरा मिक्सअप हो जाता है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। समझ में आ रही है? तो कोई चीज किसी में मिल जाती है तो होमोजीनियस, अब पता ना लगे कहाँ गई, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। एक हेट्रोजीनियस भी होता है। वही है, मिठाई के दुकान में गए, आपने 1 किलो लड्डू लिए और 1 किलो पेड़े लिए और उसको मिक्सअप करा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। और वहीं अगर दूध में पानी मिला दिया थोड़ा सा, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस। जो पूरी तरीके से मिल जाता है वो होमोजीनियस कहलाता है। और जो मिले और दिखाई दे, अब पानी में अगर आप तेल डाल दें, कोई भी ऑयल डाल दें, तो ऊपर ऊपर तैरने लगता है, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। तो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से ये जो होमोजीनियस होते हैं और अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, कोई बनाता नहीं है। ये नेचुरली जो है प्रकृति में विद्यमान है। और नॉर्मली जो है किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड में भी होते हैं मिनरल्स, लिक्विड में भी होते हैं और गैसियस में भी होते हैं, ठीक है? अब हम आपको एग्जांपल देंगे। सॉलिड में जैसे आयरन है तो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। लिक्विड में आपके तो बहुत सारे हैं, पेट्रोलियम है ना? और गैसियस फॉर्म में नेचुरल गैस है। तो ये तीनों फॉर्म में मिलते हैं मिनरल्स, ठीक है? तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस नॉर्मली फाउंड इन तीनों स्टेट। केमिस्ट्री में बोलते हैं ना 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा मिनरल्स क्या होते हैं। अब चलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मेटेलिक, एक होते हैं नॉन मेटेलिक और एक होते हैं एनर्जी मिनरल। आपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट, साइंस स्कॉलर स्टूडेंट है, तो आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक तो मालूम ही होगा। क्यों? अगर आपसे हम पूछें मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप जान जाएंगे। हाँ, हालांकि हम यहाँ नहीं प्रॉपर्टी नहीं बताने वाले। यहाँ पर यह है मेटेलिक फॉर्म में होता है मिनरल्स, नॉन मेटेलिक फॉर्म में होता है और एनर्जी मिनरल्स होते हैं जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। समझ में आ रही बात? तो पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक के बारे में। मेटेलिक को भी क्लासिफाई किया गया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फेरस, दूसरा होता है नॉन फेरस और तीसरा होता है प्रीसियस मेटल। तो हम पहले जानेंगे फेरस मेटल क्या होता है। तो देखो नीचे लिखा हुआ है ना, फेरस मेटल वो होते, नाम से ही फेरस लग रहा है, फेरस का मतलब ही आयरन। तो कंटेनिंग आयरन, इसमें क्या होता है? आयरन होता है। तो जिन मेटल्स में आयरन होता है वो हमारे फेरस मेटेलिक कहलाते हैं या फेरस मेटेलिक। तो आयरन और हो गया, मैग्नीज में भी आयरन होता है, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सब क्या होते हैं? फेरस होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आयरन विद्यमान होता है, ठीक है? तो आयरन इसमें विद्यमान होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? फेरस। तो याद रखिएगा, जिसमें आयरन की मात्रा मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, आयरन और, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा फेरस। अब इसका उल्टा अपोजिट हो गया नॉन फेरस। नॉन फेरस अपोजिट तो जानते हैं ना, जिसमें आयरन ना हो। तो लिखा है नो आयरन कंटेंट, इसमें आयरन नहीं होता। इसमें आयरन क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है? इसमें आयरन नहीं होता, ये ई बना हुआ है। हाँ, इसमें आयरन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है?
कॉपर, केमिस्ट्री में आपको इसका सिंबल भी मालूम होगा, Cu होता है। लेड, Pb, उसी तरीके से टिन होता है ना, बॉक्साइड होता है, एल्युमिनियम जिसको बोलते हैं। हाँ, तो इसमें आपका आयरन नहीं होता। कॉपर हुआ, लेड हुआ, टिन हुआ, बॉक्साइड हुआ, इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। तो जिसमें आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरस कहलाते हैं। नॉन फेरस मेटेलिक होते, मेटेलिक है लेकिन नॉन फेरस बोले जाते हैं। अब तीसरा होता है प्रीसियस। प्रीसियस मेटेलिक क्या होते हैं, प्रीसियस मेटल्स क्या होते हैं, सभी को मालूम है। ये बड़े कीमती होते हैं, महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ये जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये हमारे प्रीसियस मेटल का प्रीसियस मेटल कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रीसियस मेटल जो होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, और एग्जांपल अगर पूछा जाए तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक, तो आपको हमने मेटेलिक के पार्ट बता दिए। तो मेटेलिक के 3 पार्ट होते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस मेटल। आई होप तीनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नॉन मेटेलिक की तरफ। तो नॉन मेटेलिक में क्या होता है, जिसमें जो नॉन मेटेलिक हो यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टी का उल्टा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेटल सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना, डक्टिलिटी का गुण होता है, उसको गिराने पर आवाज आती है, खन से ना, होता है कि नहीं होता। हाँ, और शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग सरफेस होते हैं। उसका उल्टा क्या हो गया, जो चीज ये ना हो वो नॉन मेटेलिक हो गए। जैसे माइका का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उसमें माइका का इस्तेमाल होता है। जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें माइका लगाया जाता है, और माइका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भी होता है, सबसे ज़्यादा माइका हमारे यहाँ होता है। साल्ट पोटास हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट, नाम ही सुना होगा, ग्रेनाइट पत्थर होते हैं, लाइम स्टोन हो गया, मार्बल्स हो गए, सैंड स्टोन हो गए। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई है नॉन मेटेलिक में आती है। ठीक है, ये मेटेलिक नहीं है, नॉन मेटेलिक। हाँ, तो माइका, सॉल्ट पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल्स और सैंडस्टोन, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी मिनरल्स क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, जो मिनरल्स एनर्जी देते हैं, हमें एनर्जी दें, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल भी कहते हैं। अब किसी भी तरीके से नाम आ सकता है ना। तो कन्वेंशनल में क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आती है, जो क्या होती है, खत्म तो खत्म, एक बार समाप्त हो जाएगी तो फिर नहीं मिलने वाली। इसीलिए इसका यूज जो है समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड है। ठीक है, आपने सुना होगा कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बने हैं तो करोड़ों साल पहले जो है, जब हमारे अर्थ में कुछ परिवर्तन हुआ था तो उसमें पेड़ पौधे और जानवर बड़े बड़े जो थे, असमतापी जानवर, दब गए थे, और वही जमीन के अंदर पड़े हुए करोड़ों वर्ष से सड़ करके क्या हो गए, इन्हीं का रूप ले लिया। कुछ कोल बन गए, कुछ पेट्रोलियम बन गए, कुछ नेचुरल गैस बन गए, जिसका आज हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। हाँ, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होता है जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी तो सबसे बड़ा है, क्योंकि बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन से बड़ा कोई नहीं है, सोलर एनर्जी, और ये कभी समाप्त नहीं होगी। विंड एनर्जी हो गई, बायोगैस एनर्जी जानते होंगे आप, बायोगैस क्या होता है, हाँ, जो जानवरों के काऊ डंग वगैरह से बनाया जाता है बायोगैस। टाइडल एनर्जी जो टाइड से होती है, जियोथर्मल एनर्जी, इन सबसे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, समझ आ रही है, इन सबसे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। एटॉमिक में क्या होता है, कोई भी जब एटम होता है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें जब न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग कराते हैं तो वो जो होता है उसका स्ट्रक्चर अल्टर हो जाता है, बदल जाता है, और साथ में उसके साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। तो हमारी सोलर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आजकल तो इन्वर्टर हो गए, तमाम सारे ऐसी चीज़ें बन रही हैं, गैजेट जो सोलर से चल रही हैं। ठीक है, आने वाले समय में सोलर से गाड़ियाँ भी चलेंगी, सड़क में दौड़ेंगी। तो एटॉमिक, सोलर, विंड एनर्जी, विंड से भी एनर्जी जनरेट होती है, कई सारे काम किए जाते हैं। बायोगैस हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल, जियो माने जमीन, अर्थ से जो गर्मी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, होती है ना। हाँ, तो उसकी एनर्जी से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो आज हमने आपको ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मिनरल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकें।
समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, आगे चलते हैं। ये भी जानने की जरूरत है क्या, अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स मिलते कहाँ, ठीक है, ये भी बहुत जानने की जरूरत है। मिनरल्स तो हमने जान लिया, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लिया, अब मिनरल्स मिलते कहाँ हैं ये भी बहुत जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो मिनरल्स जो होते हैं इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। जानते हैं ना इग्नियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। हाँ, तो इग्नियस रॉक्स वही बनी थी जब ज्वालामुखी जो है हमारे इंडिया के साउथ में जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पर एक वॉल्केनो हुआ करता था। अब तो खैर एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उससे जो निकला था लावा वो जम गया है, तो वो जो रॉक्स बनी है वो इग्नियस रॉक्स कहलाती है। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। और मेटामॉर्फिक में तो बड़ी कीमती आते हैं, पत्थर आते हैं जो लोग अंगूठियों में पहनते हैं या नग होते हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, कीमती कीमती नग आते हैं, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जो बेड्स के रूप में, लेयर के रूप में जमी रहती हैं अर्थ के अंदर। चलिए, तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्मॉलर अकरेंस, कम मात्रा में जो पाया जाता है जहाँ पर मिनरल्स, वो वेन्स कहलाते हैं। जैसे माउंटेन एरियाज में जाएंगे, जो पतले पतले जो ट्यूब नुमा जो होते हैं, आकार होते हैं, उनका आकार अगर ट्यूब की तरह छोटा पतला है, कम मात्रा में मिल रहा है, तो वो वेन्स कहलाते हैं। वेन्स माने वैसे भी जानते हैं आप, नसें होती हैं, है ना, लेकिन वहाँ नसों का काम नहीं, वहाँ पर पतले पतले जो नसों के रूप में या पाइप के रूप में जो होते हैं स्पेस, उनके अंदर जो डिपॉजिट होता है कम मात्रा में, वो वेन्स कहलाता है। और अधिक मात्रा में अगर होता है लार्ज, वही चीज बड़ा रूप ले लेगा, पाइप का बड़ा रूप ले लेगा, तो वो हो जाएगा लोड्स। तो लोड्स में क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कम मात्रा में वेन्स में पाया जाता है, ठीक है, पहाड़ों पे। फिर है फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स अपवर्ड थ्रू कैविटी ऑन द अर्थ क्रस्ट। क्या होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं, बनते हैं कब, जब मिनरल्स जो होते हैं लिक्विड या गैसियस फॉर्म में आर फोर्स्ड अपवर्ड, बाहर निकलते हैं, कैसे, थ्रू द कैविटी ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो है ऊपर से दरार से जो निकलते हैं, फीजर्स वगैरह होते हैं ना, देखा है ना, फीजर्स वगैरह, या लावा निकल रहा है, तो क्या होता है, हाँ, तो वेंट से निकलता है, वेंट मतलब पाइप नुमा होता है, उससे निकलता है, तो उससे बाहर निकल आते हैं या वहां जम जाते हैं आसपास। तो जो कैविटी से, अर्थ की कैविटी से बाहर निकलते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, तो वो जमा हो जाते हैं, तो उनमें भी क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। कैसे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे टिन है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, उनमें पाए जाते हैं। समझ आ गई? तो जो इग्नियस रॉक होती है या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, वो तो उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स जो होते हैं वो टिन, कॉपर, जिंक और लेड होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में, तो ध्यान रखिएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, हमने बताया था ना, ये फाउंड बेड्स या लेयर के रूप में पाया जाता है। अर्थ के नीचे जो हमारी लिथोस्फीयर होती है, उसके नीचे जो जाएंगे तो वो बेड के रूप में जमे रहते हैं, तो बेड्स के रूप में या लेयर के रूप में होता है। इन बेड्स या लेयर के बीच में क्या होता है, क्या पाया जाता है, कोल पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, जिप्सम है, पोटास है, साल्ट है, सोडियम है, ये सब इसी लेयर में पाया जाता है। तो इन चीज का नाम याद रखिएगा, कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटास, साल्ट, सोडियम, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, लेयर के बीच में। अब कोल क्या है, बीच में लेयर में है, उसको माइंस करके निकाला जाता है जमीन के अंदर से, नहीं का झारखंड वगैरह में क्या है, माइंस खोदी जाती है, उससे निकाला जाता है कोयला, है। और आज भी हमारे भारत में कोयले की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले की मदद से बनती है। हाँ, आगे अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। जो सरफेस रॉक होती है, जमीन के ऊपर रॉक्स है, वो भी डिकम्पोजिट हो जाती है। डिकम्पोजिशन माने विघटित हो जाती है, टूट जाती है, और टूट कर वो क्या होती है, रेसिडुअल मास या वेदरिंग मटेरियल बन जाता है। रेसिडुअल माने बचा हुआ मास, वेदर्ड मटेरियल। वेदरिंग माने एक वेदरिंग पूरा प्रोसीजर होता है, जिससे क्या होता है, बड़े से बड़ा पत्थर जो होता है टूट कर वो कंकड़ पत्थर बन जाता है, ठीक है, वो रॉक्स बन जाता है। और ऐसे रेसिडुअल मास और वेदरिंग मटेरियल के में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, बॉक्साइट मतलब इससे एल्युमिनियम बनता है। हाँ, इन्हीं में पाया जाता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स में जो है बॉक्साइट जो होता है मेटल, वो पाया जाता है। नेक्स्ट है एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल का मतलब ही जानते हैं, मिट्टी होती है एलुवियल डिपॉजिट। उस मिट्टी में भी डिपॉजिट होता है क्या, जैसे सैंड ऑफ वैली फ्लोर,
या हिल के बेस में यहाँ पाए जाते हैं मिनरल्स। सैंड ऑफ वैली फ्लोर में, जो वैलीज होती है ना, दो पहाड़ों के बीच में जो जो जाता है पासेस नीचे, वो वैलीज कहलाता है। ठीक है ना, जैसे दो ये माउंटेन्स जा रहे हैं, उनके बीच का ये जो पार्ट होता है वैलीज कहलाता है। ये कभी चौड़ा होता है, कभी पतला होता है कहीं पर। तो इसके बेस में, पहाड़ों के बेस में जो होता है वो पाए जाते हैं क्या, मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब मिलते तो अर्थे में है ना, कीमती भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, हमने पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ मेटल होते हैं ओशियंस वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में। जैसे सॉल्ट, गांधी जी ने तो पूरी यात्रा की थी, साबरमती से डांडी गए थे नमक कानून खत्म करने के लिए, याद है ना। हाँ, सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ब्रोमाइन मिलता है। ये जो मिनरल्स हैं ये ओशन वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। समझ में आ गया? तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो चैप्टर के काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हाँ बेटा, अब ये भी जानना चाहिए, जानना जरूरी है कि आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया, ये भी आपके 4 बेल्टें हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में दी गई है। इसको भी पढ़ना है और ये बताना है इस बेल्ट में कहाँ कहाँ आयरन ओर मिलता है। तो पहली बेल्ट जो है उड़ीसा से झारखंड बेल्ट, यानी कि उड़ीसा से झारखंड के रेंज में यहाँ पर जो है आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ कौन कौन सी माइंस है। बदम पहर माइंस है जो कि उड़ीसा में है। तो बदम पहर माइंस कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ से आयरन निकाला जाता है, ठीक है, हेमेटाइट के रूप में। फिर है गोवा, गोवा ना समझिएगा, गोवा एंड नावमुंडी माइंस, ये डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड की। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड की, तो गोवा एंड नावमुंडी माइंस जो है यहाँ से भी आयरन निकाला जाता है इस बेल्ट में। तो उड़ीसा से भी निकालता है माइन है, और झारखंड में भी माइंस है, हमने इनके नाम बता दिए। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बदम पहर माइंस उड़ीसा में है, गोवा एंड नावमुंडी माइंस झारखंड में है। तो ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट हो गई। फिर आते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट एक बेस्ट ये है। ये बेलाडीला माइंस है, ठीक है। तो ये आपकी जो है बेल्ट जो है छत्तीसगढ़ वगैरह में आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो इस बेल्ट में जो है तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट जो है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कवर करता है। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के रेंज में आता है और इस रेंज में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और कौन सी माइन है इसमें, इस बेल्ट में? बेलाडीला माइंस है, ये बड़ी फेमस माइंस है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं? आयरन वो निकालते हैं हेमेटाइट के रूप में। फिर नेक्स्ट बेल्ट है बल्लारी या बेल्लारी बोलते हैं, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुमाकुरु या टुमकुरु, कहीं टुमकुर लिखता है, टुमकुर बेल्ट या टुमाकुरु बेल्ट या टुमकुर बेल्ट एक ही बात है। तो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुमाकुरु बेल्ट यहाँ पर बड़ी फेमस है, कुदेरमुख माइंस है। और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट माइन है, सबसे ज़्यादा आयरन जो है यहीं से निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है कर्नाटका और वेस्टर्न घाट में ये कुदेरमुख है। और यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू जो होता है स्लरी के रूप में, आयरन को स्लरी के रूप में जो है पाइपलाइन के थ्रू ये बेंगलोर वगैरह भेजते हैं। तो यहाँ से जो है दूसरे देशों में जो है सप्लाई किया जाता है क्या, आयरन को। फिर आता है महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट। एक यही बेल्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नाम से लग रहा है महाराष्ट्र और गोवा तक बेल्ट में। यहाँ पर रत्नागिरी माइंस है। तो रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी क्या होता है? आयरन निकाला जाता है। समझ आ गई? आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मेटेलिक में हम तो ये पढ़ चुके हैं फेरस और नॉन फेरस, लेकिन इसमें जो आने वाले मेटल हैं उसके बारे में, उसके यूजेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। जैसे फेरस होता है, तो फेरस में हमने 2 लिए हैं, आयरन ओर और मैग्नीज। तो इसके क्या यूज होते हैं? तो आयरन ओर का इस्तेमाल होता है आयरन बनाने में और स्टील बनाने में किया जाता है। तो आयरन ओर का इस्तेमाल होता है आयरन बनाने और स्टील बनाने में किया जाता है। वहीं पर फेरस में आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है।
ठीक है। और इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवाई बनती है इंसेक्टिसाइड। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर जो है पहले जमाने में कुएं वगैरह की सफाई करने के लिए डाल दिया जाता था, या जहां पर गंदगी होती है वहां छिड़क दिया जाता है पाउडर, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है। क्लोरीन क्या होती है? जर्मनाशक होता है, कीटाणु नाशक होता है। हाँ, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड और पेंट बनाने में भी किया जाता है मैग्नीज का इस्तेमाल। जो हम लोग पेंट करते हैं उसको बनाने में भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं नॉन फेरस में। नॉन फेरस में हमने दो लिए हैं मेटल, कापर और बॉक्साइट लिया है, बताया था ना मैं आपको। तो कापर का इस्तेमाल जो किया जाता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बनाते हैं। हालांकि कापर के तार भी बनते हैं, ठीक है। कापर की कई सारी चीजें बनती है। कापर के तो अब आजकल यूटेंसिल आने लगे, बर्तन भी आने लगे। तो इसका इस्तेमाल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होता है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में होता है। इलेक्ट्रिक के तमाम सारे सामान होते हैं, उसको बनाने में कापर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम, जानते हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो है एयरक्राफ्ट बनाने में, और सबसे ज्यादा बॉक्साइट निकलता है ऑस्ट्रेलिया से, वहां पर माइंस है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट का बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, और इसके एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल बनते हैं। हाँ, प्रेशर कुकर वगैरह हुआ, कई सारे यूटेंसिल होते हैं किचन के अप्लायंस यूटेंसिल, वो एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। और एल्युमिनियम जो होता है मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा क्या है। अभी तक हमने बताया था मेटेलिक मिनरल के बारे में ना, अब हम बता रहे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, और जो भी एग्जाम हो रहे हैं प्री बोर्ड, आपके होम एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें भी आने की संभावना है। तो माइका जो होता है इज अ मिनरल, एक तो मिनरल है और कैसा है? नॉन मेटेलिक है। मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स या लीव्स। ये कई सारी प्लेट्स से मिलकर बनी होती है, लीव्स या प्लेट्स जो कहते थे, परत, कई सारे परतों से। इट स्प्लिट, टूट जाती, इजिली इनटू थिन शीट, ये आसानी से कई पतली सीटें में टूट जाती है। दी सीट कैन बी सो थिन, ये सीटें इतनी पतली होती हैं दैट 1000 मतलब हजारों कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका सीट ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर हाई। कुछ सेंटीमीटर की अगर हम माइका ले लें तो उससे कई सारी, यानी कि कई सारी मतलब हम सीटें निकाल सकते हैं माइका की, समझ आ रही है। तो लिखा हुआ फ्यू सेंटीमीटर हाई, कुछ ही सेंटीमीटर हाई में इतनी पतली होती है कि हजारों माइका की सीटें आ सकती हैं कुछ ही सेंटीमीटर में। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ले लिए या 4 सेंटीमीटर, उसमें हजारों आपकी जो है माइका की सीटें आ जाएगी, इतनी पतली होती है, ठीक है, याद रखिएगा। माइका जो है डिपॉजिट है, आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो हमारे इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न किनारे किनारे, नॉर्थ के एज में ये वहां पर डिपॉजिट है, इकट्ठा है। जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ साइड में ये डिपॉजिट है। कोदरमा गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, ये तो लीडिंग प्रोड्यूसर है, यहाँ तो सबसे ज्यादा माइका निकलता है। तो कोदरमा गया, हजारीबाग बेल्ट, ये जो बेल्ट है झारखंड की, यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर, माइका सबसे ज्यादा निकलता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। तो माइका जो राजस्थान में निकाला जाता है सबसे ज्यादा, तो वो निकाला जाता है अजमेर में। तो राजस्थान का एक अजमेर है, वहां पर भी माइका निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, या माइका के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। तो यही सब चीजें लिखनी होगी, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं रॉक मिनरल की तरफ। रॉक मिनरल्स में हमने दो लिए हैं, लाइमस्टोन लिया है और कोल लिया है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए लाइमस्टोन मिलता कहाँ है। तो कर्नाटका में मिलता है और आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। और लाइमस्टोन क्या है इसके बारे में, फाउंड इन एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के रूप में ये रॉक में पाया जाता है। और किस रॉक में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं लाइमस्टोन का। और ये इसेंशियल आवश्यक होता है फॉर स्मेल्टिंग आयरन, आयरन को पिघलाने में। जहां पर ये ब्लास्ट फर्नेस होती है ना, भट्टी वगैरह होती है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइमस्टोन का। तो ज्यादातर जो ब्लास्ट इन फर्नेस, फर्नेस माने भट्टी, जहां आयरन ओर को पिघलाया जाता है,
वहाँ पूरा प्रोसीजर किया जाता है, वहाँ पर लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोल की बात करते हैं। तो कोल के विषय में जान लीजिए, 3 प्रकार का कोल होता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, चमक शाइनिंग भी होती है। दूसरे क्वालिटी का होता है बिटुमिनस, ये कॉमनली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह में। जो बिटुमिनस होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है वहाँ पर यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। और जो सबसे लो क्वालिटी का होता है उसको बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं? लिग्नाइट। तो कोल की 3 वैरायटी पूछ लेते हैं एग्जाम में, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ठीक है, तो सबसे लो क्वालिटी का होता है लिग्नाइट। अब ये कोल पाया कहाँ जाता है? दामोदर वैली में, झारिया में, रानीगंज में, बोकारो और आसाम में। ठीक है, नागालैंड वगैरह में पाया जाता है। और इसका यूज तो आपको मालूम ही है, डोमेस्टिक भी करते हैं, इंडस्ट्रियल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई। आज हमने लगभग चैप्टर को कवर कर दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।